स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पी एजुकेटर में। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का सबसे फेमस नोवेल जो कि हैमलेट है। और ये जो नोवेल आप लोगों ने शायद है कि पहले भी पढ़ रखा हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो है सिलेबस में इसको ऐड किया गया है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है पॉपुलर ये नोवेल है। तो आज हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो है हम इसके कुछ जो करेक्टर हैं, पात्र हैं, उनको देखेंगे। बाद में हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट मुख्य जो पात्र है वो है हैमलेट, जो कि डेनमार्क का राजकुमार है। वह दिवंगत राजा हैमलेट का बेटा और वर्तमान राजा क्लॉडियस का भतीजा है। क्लॉडियस डेनमार्क का राजा जो अपने भाई राजा हैमलेट की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए चुना गया। क्लॉडियस ने अपने भाई की विधवा गर्ट्रूड से शादी की। गर्ट्रूड डेनमार्क की रानी और राजा हैमलेट की विधवा है, जिनकी अब क्लॉडियस से शादी हो चुकी है। वह हैमलेट की माँ है। और इसमें हैमलेट जो है, कुमार हैमलेट, वो हैमलेट का बेटा है। और जो इसमें भूत है वो हैमलेट का पिता दिवंगत राजा हैमलेट की छवि में दिखाई देता है। तो ये कुछ जो पात्र हैं महत्वपूर्ण। तो अपनी जो स्टोरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है। किसी समय डेनमार्क में हैमलेट नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी एक अनित सुंदर रानी थी। वे आपस में सच्चा स्नेह करते थे, एक दूसरे पर दिलो जान से कुर्बान रहते थे। कुछ समय के उपरांत उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कुमार हैमलेट रखा गया। जो राजा था वो हैमलेट था और उसका पुत्र जो था वो कुमार हैमलेट था। माता की अपेक्षा कुमार हैमलेट को अपने पिता से ज्यादा प्यार मिला। अनायास एक दिन हैमलेट की मृत्यु हो गई, यानी कि जो राजा था हैमलेट, उसकी मृत्यु हो गई। उनके छोटे भाई क्लेदियस ने अश्रु पूरित नेत्रों से यह दुखद खबर प्रजा को सुनाई कि एक विषैले सर्प के काटने से उनकी तत्काल मृत्यु हो गई है। वहां के लोग राजा को पिता के समान आदर देते थे, इसलिए उनकी अनायास मृत्यु पर प्रजा में गहरा शोक व्याप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु से कुमार हैमलेट को गहरा आघात लगा। उनके बिछों में रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। रातों को सोते वक्त वह अपने पिता का नाम लेकर उठ बैठता था। अभी कुमार की आंखों से अपने प्रिय पिता के वियोग के आंसू सूख भी नहीं पाए थे कि उसके एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उसकी माता ने उसके चाचा क्लेदियस से विवाह कर लिया है, जो रंग रूप गुणों का धनी नहीं था। वह रानी का पति बनने योग भी नहीं था, राजा कहलाने भी योग नहीं था। सबसे खराब बात कुमार हैमलेट को लगी कि उसकी माँ द्वारा जल्दबाजी में विवाह करने की। कहाँ तो वह अपने स्वर्गीय पिता से तन मन से प्यार करती थी, और कहाँ उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उन्हें बिल्कुल भुलाकर दूसरे संग ब्याह रचा बैठी थी। यह देखकर कुमार हैमलेट के मन में गहरा आघात हुआ। दुख के मारे उसका मन आत्महत्या करने को चाहने लगा। एक दिन इसी सोच विचार में निमग्न था कि इतनी जल्दी उसकी माँ कैसे बदल गई। तभी उसके ध्यान में आया कि इस विवाह के पीछे जरूर कोई रहस्य है। हो सकता है कि उसके चाचा और मेरी माँ ने किसी साजिश के तहत मेरे पिता की हत्या करवाई हो। प्रजा में विषैले सर्प द्वारा काटने का समाचार फैला दिया हो। मेरे पिता को डसने वाला विषैला सर्प कोई अन्य नहीं, मेरा चाचा क्लैदियस ही है। राजा बनने के लोभ में उसने मेरे पिता की हत्या करवा दी और मेरी माँ को बस में करके अब मेरे राज्य अधिकार पर भी फन फैलाई बैठा है। इसी सोच विचार में वह दिनों दिन दुबला होने लगा। उसका फूल सा चेहरा कुमलाकर पीला पड़ गया। इसी मध्य दिन एक दिन महल के पहरेदारों ने कुमार को बताया कि उन्होंने स्वर्गीय महाराज की प्रेत आत्मा को महल के सामने देखा है। वह लगातार 3 दिन से दिखाई देती रही। वह हर बार चुपचाप आई और जवान से एक भी शब्द बोले बिना चली गई, मगर उसकी चाल ढाल से ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी से कुछ कहना चाहती है, किसी को ढूंढ रही है। यह जानकारी मिलने पर कुमार हैमलेट का विश्वास हो गया कि उसके पिता की भटकती आत्मा है। उससे भेंट करने के निश्चय किया। दूसरी रात को पहरेदारों के साथ उस जगह पर जा बैठा जहां उन्होंने पिछली रातों में उसके स्वर्गीय पिता की प्रेतात्मा को देखा था। जब रात को गहन अंधकार छा गया तथा महल में एक की घड़ी ने 10 बजने की सूचना दी, तो एक पहरेदार ने महल के समक्ष वाले चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कुमार हैमलेट के कानों में धीरे से सरगोशी की। भूत कुमार को चंद्रमा की चांदनी में स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया थोड़ी दूर पर खड़ी है।
उसी की तरह टकटकी लगाकर देख रही है, जैसे उससे कुछ कहना चाहती हो। वही चाल, वही ढंग तथा वही वेश था जो महाराज ने अपने अंतिम समय में धारण किए हुए थे। उस छाया को देखकर कुमार के मुंह में निकल गया, पिताजी। वह पहरेदारों की चेतावनी को परवाह किए बिना ही पिता की प्रेत आत्मा की तरफ लपक लिया, लेकिन वह छाया मुंह से एक शब्द नहीं बोली थी। हाथों से इशारे से उसने कुमार को ऐसे स्थान की ओर ले चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बातें सुन न सके। यह देखकर एक पल के लिए कुमार के मन में शंका हुई कि कहीं यह कोई प्रेत आत्मा तो नहीं तथा मेरे पिता के रूप में प्रकट होकर मुझे छलना चाहती हो। लेकिन दूसरे ही क्षण में उसके मन में अंदर से गवाही दी कि यह मेरे पिता की भटकती आत्मा है। अतः कुमार निडर होकर उसके तरफ चलने लगा, जिस तरफ छाया ने उसे ले जाने के लिए कहा था। जब वे बिल्कुल एकांत स्थान पर पहुंच गए, तब छाया ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखा कि कहीं कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा है। फिर कुमार की तरफ झुककर सरगोशी से बोली, कुमार। कुमार ने अनुभव किया कि उसके स्वर्गीय पिता जब बहुत उदास होते थे तो उसे ऐसे ही पुकारते थे। इससे कुमार का हौसला बढ़ा तथा उसने साहस से पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बात ने आपको परलोक से फिर इस दुनिया में आने पर मजबूर किया है। आपके मन में अशांति तथा इस तरह भटकने का असली कारण क्या है? छाया ने फुसफुसाते स्वर में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार को जिस बात का शक था उसकी पुष्टि हो चुकी थी। उसने चौंक कर पूछा, हत्या? छाया ने कहा, हाँ, हत्या। हमारी हत्या के इसी रहस्य को बताने के लिए मेरी आत्मा भटक रही है। आज वह रहस्य तुम्हें बताकर मेरी आत्मा को थोड़ी राहत मिलेगी। अपने पिता की हत्या की बात सुनकर उसका मन आवेश से भर गया। उसने छाया से पूछा, किस दुष्ट ने आपकी हत्या की? छाया ने उसकी बात काट कर कहा, कुमार, जोश में मत आओ, धैर्य रखो। अपनी मौत वाले दिन में प्रातःकाल स्फूर्ति से भरा था। मैंने प्रतिदिन की भांति उठकर नहाया धोया और दरबार के कार्य में निपटाकर महल के उस बाग में आराम करने के लिए चला गया जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। वहां के मन भावन वातावरण और ठंडी हवाओं के झोंकों से पल भर में मेरी आंख लग गई। मैं स्वप्न लोक में विहार करने लगा, तभी तुम्हारा चाचा क्लैदियस तवे पैर उस बाग में आया तथा उसने मेरे कान में एक विषैली तेल की कुछ बूंदें टपका दी। उन बूंदों से कान में टपकते ही मेरी नसों में जलन होने लगी और मेरा दिल तेजी से धड़क कर गतिहीन हो गया। इस तरह को एक क्षण में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज, अपनी पत्नी तथा अपने प्यारे पुत्र से विलग करके अंधकारमयी दुनिया में धकेल दिया, जहां मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है। कुमार, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मेरी हत्या का बदला अवश्य लोगे। मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। कुमार हैमलेट ने गरजते हुए बोला, हाँ बेटा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मगर अपनी माँ के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के इंसाफ के लिए छोड़ देना। इतना कहकर महाराज की आत्मा गायब हो गई। अब कुमार हैमलेट अपने चाचा से बदला लेने के लिए जुगत लगाने लगा। कुमार हैमलेट जैसे सरल हृदय के लिए किसी की हत्या का जाल बुनना आसान नहीं था। फिर क्लैदियस के गुप्तचर हर वक्त और हर जगह उसका पीछा करते थे तथा उसकी छोटी छोटी बातों को उसकी क्लैदियस तक पहुंचाते थे। शक की इस दीवार को लगने का कुमार को एक उपाय सूझा। वह जानबूझकर पागल बन गया। अपनी चाल ढाल, वेशभूषा तथा बातचीत से उसने अपने चाचा और रानी को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया था कि वह पागल हो चुका है। क्लैदियस तथा रानी को भी पूरा यकीन हो गया कि कुमार का दिमाग सरक गया है। अब उसके चाचा क्लैदियस ने उसकी जासूसी करना भी बंद कर दिया था। क्लैदियस के वजीर की पुत्री ओफोलिया से कुमार हैमलेट प्यार करता था। सबने यही समझा कि प्रेम के आवेग में ही कुमार को पागल बना दिया है। उसकी इस सोच की आड़ में और क्लैदियस को चकमा देने के विचार से कुमार ने एक ऊट पटांग खत ओफोलिया के नाम लिखा, जिसकी भाषा से जाहिर होता था कि वह अब भी ओफिलिया को प्यार करता है, दिल से प्रेम करता है और इसी बीमारी ने उसे पागल बना दिया है। ओफिलिया ने यह खत अपने पिता को दिखाया और उसके पिता ने यह खत क्लैदियस तक पहुंचा दिया। खत की भाषा पढ़कर क्लैदियस के मन में रहा बचा भी संदेह भी समाप्त हो गया।
वह कुमार की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया। अब कुमार स्वतंत्र था। उसने चोरी चोरी क्लैदियस की हत्या का जाल बुनना आरंभ कर दिया था। संयोगवश उन्हीं दिनों वहां एक नाटक मंडली का आगमन हुआ। कुमार ने भी उस मंडली का ड्रामा देखा जिसमें एक राजा की हत्या के दृश्य का मंचन किया गया था। हत्या का दृश्य इतना स्वाभाविक था तथा पात्रों ने उसे इतनी निपुणता से खेला था कि नाटक में राजा की हत्या होते समय दर्शक त्राही त्राही कर बैठे थे। कई एक तो बेहोश हो गए थे। इस नजारे को देखकर कुमार को अपने पिता की हत्या का स्मरण हो गया। साथ ही उसने मन में यह विचार किया कि इसी नाटक की पटकथा में कुछ परिवर्तन करके स्वर्गीय महाराज हैमलेट की हत्या का दृश्य रंगमंच पर मंचित किया जाए तो उसे देखने के लिए क्लेदियस को भी आमंत्रित किया जाए। देखे नाटक का उस पर क्या प्रभाव होता है। अगर वह पत्थर दिल न हुआ और उसमें थोड़ी सी भी इंसानियत शेष रही तो अपने हाथों किए गए दुष्कृत का अभिनय अपनी आंखों के सामने देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं सकेगा। इससे हत्यारा होने का मुझे आंखों देखा सबूत मिल जाएगा। यही सोचकर उसने तीसरे दिन ड्रामा मंडली से राजभवन में एक नाटक खेलने के लिए कहा जिसकी पटकथा कुछ इस प्रकार थी। बियना नगर में गुंजाक नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी रानी बेपतिस्ता उसे बेहद प्यार करती थी। उस राजा का एक चचेरा भाई लोसियन था। वह राजा का ऐश्वर्य तथा उसकी रूपवती रानी को देखकर मन ही मन कुढ़ा करता था। एक दिन राजा गुंजाक अपने महल के एक बाग में सोया हुआ था कि लोसियन ने दबे पैर जाकर राजा के कान में विषैला तेल की कुछ बूंदें दबा फेंकी। इसके कुछ क्षण बाद ही राजा तड़पकर प्राण दे दिए और लोसियन ने राजा की पत्नी अपने वश में करके उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वस्तुतः यह क्लैदियस के अपने गुनाह की सच्ची गाथा थी। केवल पात्रों के नाम बदल दिए गए थे। जब नाटक का मंचन आरंभ हुआ और रानी बेपतिस्ता ने गुंजाक के समक्ष अपने प्यार की सौगंध खानी शुरू की तो इस संवाद को सुनकर कुमार की मां के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह आगे चलकर जब नाटक में एक बाग दिखाया गया जिसमें एक और राजा गहरी नींद में सोया था, दूसरी तरफ से लोसियन हाथ में विषैला तेल की शीशी लिए राजा के कान में समीप पहुंचा तो इस दृश्य को देखकर क्लैदियस का मन डामाडोल हो गया। जिस रहस्य को अब तक वह छिपा हुआ मान रहा था उसी रहस्य भरी हत्या को खुलेआम मंचन देखकर वह वहां पर बैठ नहीं सका और तबीयत खराब होने का बहाना करके चला गया। नाटक के आरंभ से ही वह टकटकी लगाकर क्लैदियस के मुंह पर आते आते भावों को भांप रहा था। जब उसने क्लैदियस की बेचैनी की हालत में अधूरा नाटक छोड़कर जाते देखा तो नजदीक बैठे अपने एक मित्र के कान में कहा, देखो चाचा के दिल का चोर। मित्र ने कहा, यह असली हत्यारा है। कुमार ने कहा, चुप रहो, यहाँ कुछ कहने या करने का समय नहीं है। जब मौका हाथ आएगा तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। जब नाटक समाप्त हुआ तो रानी ने कुमार को एक जरूरी संदेश भेजकर अपने पास आने का आदेश दिया। कुमार ने यह समझते देर न लगी कि इसमें भी क्लैदियस की कोई चाल है। उसे अपनी मां पर भी क्रोध आ रहा था मगर शीघ्र ही उसे पिता की आत्मा के ये शब्द याद आए कि मां के अपराध को माफ कर देना। यह सोचकर कुमार की उसी क्षण मां से मिलने के लिए चल दिया। जिस बात का उसे पहले से ही अनुमान था मां ने वैसा ही किया। कुमार, अपने पिता के लिए तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। कुमार ने कड़क कर पूछा, किस पिता के बारे में आप बात कर रही हो? महाराज क्लैदियस के लिए? वह अब वे ही तुम्हारे पिता हैं, उसकी मां बोली। अपनी मां के मुंह से यह शब्द सुनकर कुमार की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। उसने क्रोध से अपने होठों चबाते हुए बोला, मां, तुम्हारे मुंह से उस व्यक्ति के लिए जो मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है, ये शब्द सुनकर मेरा सिर लज्जा से झुका जा रहा है। पिता जैसा पवित्र शब्द क्लैदियस जैसे नीच आदमी के लिए कहने से पहले मैं उसको तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कुमार को क्रोधित मुद्रा में देखकर रानी को कुछ और कहने का साहस नहीं हुआ। वह वहां से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा लिया और बोला, मां, मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देती। रानी ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाना चाहा मगर कुमार के हाथों की पकड़ मजबूत थी। तब तो रानी ने भय के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। रानी की चिल्लाहट सुनकर पर्दे के पीछे से किसी पुरुष ने भी बचाओ बचाओ
चाकर शोर मचा दिया। कुमार को लगा कि हमारी बातें सुनने के लिए क्लेदियस ही पर्दे के पीछे पीछे छुपा खड़ा होगा। अब रानी को चिल्लाते देखकर वह भी भयभीत होकर चिल्लाने लगा है। यह सोचकर कुमार रानी को कमरे के एक कोने में धकेलकर बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे के की ओर झपटा। तलवार का वार होते ही किसी के हाय कहने तथा धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। जब कुमार ने तेजी से आगे बढ़कर देखा तो वह क्लेदियस न होकर उसकी प्रियतमा ओफिलिया का पिता था, जो क्लेदियस का खुशामद करने पर अपनी जान की बाजी लगाकर कुमार की बातें सुनने आया था। कुमार के मुंह से अनायास निकला, इस अपराध के लिए ओफिलिया मुझे कदापि माफ नहीं करेगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। फिर कुमार रानी की तरफ बढ़ा। मारे भय के रानी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वह अचेत होकर जमीन पर गिरना ही चाहती थी कि कुमार ने उसे अपने हाथों का सहारा देते हुए कहा, मां डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, कुमार हेमलेट हूँ और देवी के समान तुम्हारी पूजा करता हूँ। डरावना आदमी तो स्वयं क्लेदियस है, जिससे तुम्हें डरना चाहिए। वह स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है। उसने उनके लहू के हाथ रंगकर डेनमार्क राज के सिंहासन पर अपना हक जमा लिया है। रानी चुपचाप कुमार द्वारा कही गई बातों को सुनती रही। सामने ही एक दीवार पर महाराज हेमलेट का फोटो टंगा था। कुमार की उसी ओर संकेत करके कहा, वह देखो माँ, पिताजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ तथा बेटे के इस मिलन पर वे भी गदगद होकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। यह शब्द कुमार ने इस दर्द भरे अंदाज में कहे कि रानी को कठोर मोम की मानिंद पिघल गया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम मुझे आशीर्वाद दो। कुमार ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे से दूसरे कोने से गंभीर स्वर से कहा गया कि मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला ले सकूं। जब कुमार ने हैरान होकर उस ओर निगाह डाली तो उसके पिता की आत्मशोक भरी मुद्रा में उसके समझ खड़ी थी। उसे देखकर कुमार के मुंह से अनायास चीख निकल गई। उसने उसी तरफ टकटकी लगाए हुए कहा, पिताजी। जवाब में आत्मा ने धैर्य से कहा, कुमार मैं तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाने आया हूँ, कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गए। कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, अपने शरीर में प्राण रहते मैं आपकी आज्ञा को कभी नहीं भूल सकता। मैं उस हत्यारे से अवश्य बदला लेकर रहूंगा। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूँ कि बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्लेदियस की मौत से ही मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिल सकेगी। इतना कहकर महाराज की आत्मा गायब हो गई। रानी ने कुमार को आवेश में आते तथा दीवार की ओर टकटकी लगाए देखा, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, जितने समय वह आत्मा कमरे में रही उतनी देर उससे अपने चारों तरफ सर्दी की एक लहर के साथ कपकपी का भान होता रहा। कुमार ने महाराज की आत्मा के विषय में रानी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसे क्लेदियस से होशियार रहने की सलाह देकर अंधकार में कहीं गुम हो गया। पल पल की खबर गुप्तचरों के माध्यम से क्लेदियस तक पहुंच रही थी। अगले ही दिन उसने कुमार को विदेश भेजने का इंतजाम कर दिया और बहाना बनाया कि शाही वजीर की हत्या करने के कारण प्रजा कुमार के प्रति गुस्से में है और यहाँ रहते हुए उसकी हत्या का भय है। उसने प्रातःकाल कुमार को अपने ही कुछ सुरक्षा सैनिकों के साथ जहाज में चढ़ाकर विदेश रवाना कर दिया तथा गुप्त रूप से उनको समझा दिया कि उचित अवसर पाकर बीच समुद्र में कुमार की हत्या कर दें। लेकिन कुमार का जीवन अभी शेष था, इसलिए किनारे पर कुछ दूर जाते ही उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा सैनिक मारे गए। डाकुओं ने कुमार को पहचान कर उसे बड़े सम्मान के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज से नीचे उतरते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वह यह थी कि उसकी प्रियतमा ओफिलिया अपने पिता की मृत्यु के दुख में स्वर्ग सिधार चुकी है और उसकी अंत्येष्टि की जा रही है। कुमार पागलों की मानिंद दौड़ता हुआ वहां जा पहुंचा जहां ओफिलिया का ताबूत रखा था तथा उसका भाई उसे दफनाने जा रहा था। क्लेदियस रानी तथा दूसरे दरबारी भी वहां उपस्थित थे। उस भीड़ को चीरता हुआ कुमार ओफिलिया के ताबूत के पास पहुंचा तथा बेसुध सा होकर उस पर गिर पड़ा। जब ओफिलिया के भाई ने देखा कि यह तो कुमार है जिसने मेरे पिता की हत्या की है
और मेरी बहन की मृत्यु का कारण बना है, तो वह उसे बदला लेने के लिए उस पर झपट पड़ा। यह देखकर क्लैदियस मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उ, उसने उस वक्त उन दोनों को छुड़ा दिया, किंतु बाद में उन दोनों का द्वंद्व युद्ध होना निश्चित करवा दिया। यह भी क्लैदियस की एक नीचता भरी चाल थी। उसने ओफिलिया के भाई को भड़काकर उसे एक बात पर राजी कर लिया कि द्वंद्व युद्ध में नियम के मुताबिक कुमार नकली तलवार से लड़ेगा, मगर वह विष से बुझी हुई असली तलवार लेकर आए और अवसर पाते ही कुमार की हत्या कर डाले। द्वंद्व युद्ध का दिन निश्चित हुआ। नगर में सहस्त्रों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए। ओफिलिया के भाई ने शुरू में जानबूझकर अपने वार खाली जाने दिए, जबकि कुमार अपनी जीत देखकर प्रसन्नता के मारे उछल रहा था।